हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया। देखो, अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि डुअल नेचर के अपने 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। जैसे कि सामने लिखा हुआ अपना डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर का प्रयोग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका रिजल्ट क्या क्या निकला, ये सारी बातें अपन को देखनी है और इनको अपन को समझना है। जैसे कि इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, अभी इस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो हमको ये जरूरत है समझने की कि डेविसन जर्मर का प्रयोग क्यों किया गया, ठीक है ना। तो पहला रीजन हम देखेंगे कि वाई, यानी कि इसको क्यों किया। पहला प्रयोग तो ये है हमारा वाई, यानी कि इस प्रयोग को अपन ने क्यों किया, ये अपन को रीजन चाहिए। तो इस रीजन को समझने के लिए अपन थोड़ा पुराने बात पे जाते हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी डी ब्रोगली, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? डी ब्रोगली को अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। पढ़ा था कि डी ब्रोगली क्या चीज है। क्या कहा था डी ब्रोगली ने, आपको पता हो? उसने क्या कहा था कि इस संसार में जितने भी पार्टिकल है, जितने भी मैटर है, अपन अगर हम बात करें पार्टिकल हो या कण हो, चीजें हो, आप हो, मैं हूं, कार है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, कोई भी हो, वो सब क्या कर सकते हैं, पार्टिकल की फॉर्म में वेव के रूप में आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। और उन वेव को क्या नाम दिया था हमने? मैटर वेव, यानी कि द्रव्य तरंगे। कहा था नहीं कहा था? ये बात किसने कही थी अपन से? डी ब्रोगली ने कहा था। तो बस इसी बात को क्या किया डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली की जो बात थी उसको क्या किया इसने, डेविसन जर्मर ने क्या किया, प्रूफ करके दिया कि ये कैसे काम करता है। समझ रहे हो बात को? ये था डी ब्रोगली की तो बात, और फिर इसको प्रूफ किया डेविसन जर्मर ने। अब अपन को मालूम है डी ब्रोगली कह के गया कि जो भी हमारा पार्टिकल है वो मूव होगा, किसकी फॉर्म में होगा? मोशन में। जब वो जाएगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल मार करके कर दिया, वो पुराने वाला लेक्चर वाली बात हमारी, इस मार्कर को तोड़ा, इसके जो पार्टिकल है मान लो मोशन में आ गए, तो वो वेव की फॉर्म में आएंगे नहीं आएंगे, ये बात बता दी डी ब्रोगली ने। इसको प्रूफ किया किसने? डेविसन जर्मर ने। ठीक है, ये तो बात थी। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने की आपको जरूरत कहां पड़ी। इसने क्या किया, इसने ये कहा कि अपने जितने अब तक अपन ने देखा जो इलेक्ट्रॉन है, क्या अपना सिर्फ पार्टिकल है। अब उसने क्या कहा कि जो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आए, या प्रोटॉन जो आ रहे हैं अपने, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, द्रव्य कण हो गए, जितने भी अपने बातें हैं, इन सबकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डेविसन जर्मर ने क्या किया था, ये प्रयोग किया था। समझ रहे हो बात? क्यों किया प्रयोग? समझ में आया कि अपन ने अब तक क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन को अब क्या करा दिया, तीव्रगामी कण, कि जितने भी हाईली वेलोसिटी वाले या तीव्र स्पीड से आने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होंगे, द्रव्य कण जो होंगे, उन सबको की तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया इसने भाई साहब, इस एक्सपेरिमेंट को कर दिया। किसने? डेविसन जर्मर ने। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट की अब एक बात और बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट को आपने बुक में पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ लिया होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं भी कोचिंग में पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर ये समझ में नहीं आया है तो देखो आज मैं आपको ये इस वीडियो को देखने के बाद आज आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये समझ में नहीं आए, बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं मैं आपको 100%। लेकिन कब? वो ही अपनी एक बात, ध्यान देना, पे अटेंशन, अटेंशन देनी है। और ये टॉपिक आपका अभी 20-30 मिनट के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा, चाहे अब तक आपके समझ में आया या नहीं आया। तो देखो इसको समझने के लिए अभी यहाँ डायग्राम पे नजर मारो ही मत, अपन डायग्राम पे जब भी नजर मारनी होगी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले देखो, इस एक्सपेरिमेंट को 3 हिस्सों में मैं बांटता हूं। पहला हिस्सा मैं कह देता हूं इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन वाली बंदूक, यानी वो बंदूक जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, ऐसा समझो। नंबर 2 निकिल क्रिस्टल, आपका निकिल क्रिस्टल कह लो या निकिल टारगेट कह लो, निकिल टारगेट या निकिल क्रिस्टल, ठीक है। नंबर 3 आता अपना आयनाइजेशन चैम्बर, इनकी हिंदी भी लिख देता हूं मैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, ये हमारा है निकिल क्रिस्टल,
या निकिल टारगेट भी कह सकते हो आप इसको, निकिल क्रिस्टल। नंबर 4 आता है आपका आयनन कक्ष, आयनन कक्ष यानी कि आयनाइजेशन चैम्बर, चैम्बर। ये 3 हिस्सों में बांटा है अपन ने इसको। अब देखो, अब डायग्राम पे आओ, मैं आपको डायग्राम की बात बताता हूं। ये जो पहला हिस्सा जो अपन को दिख रहा है ये वाला, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। ये जो दूसरा हिस्सा आपको ये दिख रहा है ये अपना निकिल क्रिस्टल है, और ये जो तीसरा ये क्या है अपना आयनाइजेशन चैम्बर यानी कि आयनन कक्ष, जिसको आप क्या कह सकते हो, मूवेबल कलेक्टर या कलेक्टर भी कह सकते हो, जो कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपका आयनन कक्ष हो गया, ये हमारी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन, ये हमारा आयनन कक्ष, और ये हमारा निकिल क्रिस्टल। निकिल क्रिस्टल हो गया ये आपका, ठीक है भाई। ये 3 हिस्से हो गए इस एक्सपेरिमेंट के। अब इस एक्सपेरिमेंट को अब और क्या समझना है इसके अंदर। अभी तक हमने आपको बताया है कि निकिल, ये जो हमारा डेविसन जर्मन जो एक्सपेरिमेंट है, इसके 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 कौन सा, इलेक्ट्रॉन गन। नंबर 2 निकिल टारगेट या निकिल क्रिस्टल। नंबर 3 आयनाइजेशन चैम्बर या आयनन कक्ष, जिसको अपन कह सकते हैं, यानी जो क्या करेगा इनको कैलकुलेट करेगा। ये 3 हिस्से हो गए। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, नंबर बाय नंबर चलेंगे, प्रत्येक चीज को समझते हुए चलेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट आपका लास्ट पॉइंट आते आते पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन। देखो अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा, हमारा इलेक्ट्रॉन गन की बात करेंगे हम। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। ये हमारा आगे एक चीज है, मत देखो इसको, देखो इलेक्ट्रॉन गन क्या चीज होती है इसको देखो। देखो इलेक्ट्रॉन गन, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गन, गन मतलब क्या होती है, बंदूक, कि ऐसी बंदूक जिससे क्या चले, इलेक्ट्रॉन निकले। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, अभी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कि जिसमें तापीय उत्सर्जन भी देखा था, चित उत्सर्जन भी देखा था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी देखा था, द्वितीयक सेकेंडरी उत्सर्जन भी देखा था। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का कार्य करती है, यानी कि इस गन से क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई कि जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके उत्सर्जित होंगे, सिंपल सी बात है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ये आपको दिख रहा होगा हीटेड फिलामेंट यानी कि एफ, इसमें एक टंगस्टन, किसका, टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट होता है, जो क्या करता है, जिसका कनेक्शन एक 20 वोल्ट की बैटरी से हो रहा है। किसका, इस फिलामेंट एफ का जो संबंध है एक 20 वोल्ट की बैटरी से किया जाता है। अब क्यों किया जाता है भाई साहब, इस बैटरी का यूज क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए ले रहे हैं कि इससे इसके क्या करे, हीट यानी कि ताप यानी कि वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर सके अपन, बढ़ा सके। बैटरी जिसका उपयोग क्या कर सकते हैं अपन, ताप को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अभी जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट पर बिस्मथ Ba का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। किस पर, फिलामेंट पर। इसका एक देखो, एक फिलामेंट को समझो, एक फिलामेंट को समझने के लिए क्या करना है, अगर फिलामेंट शब्द समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सी भाषा में बताऊं, अपने एक सिलेंडर होता है, आपको पता हो, पेट्रोमैक्स जिसको अपन कहते हैं, उसमें अपन आग जलाते हैं ना, जिस कपड़े को, एक सफेद सफेद सा कपड़ा होता है, फिलामेंट, याद आ गया ना तुरंत, अपन कहते हैं वो खराब हो जाता है जब फिलामेंट चेंज करो, एक तरह से समझो वो फिलामेंट है। अपन जब उसको माचिस से आग लगाते हैं, ताप देते नहीं देते, ताप देते हैं तो वो जलता है, और क्या देता है वो, लाइट यानी कि प्रकाश देता है। तो एक तरह से समझो ये ऐसा ही एक फिलामेंट है, बस इसमें, ये किसमें, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर इसको क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। किसका बना होता है फिलामेंट, टंगस्टन का बना था। किसका लेप होता है, बिस्मथ का इस पर लेप किया जाता है। अब अपन की रीजन, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं छोटे छोटे, तो छोटी छोटी लाइनों को पढ़ना कि भाई साहब इस पर बिस्मथ का अपन को लेप क्यों किया जाता है, क्या कारण है इस पर लेप करने के लिए, कि बिस्मथ का लेप इसलिए करते हैं कि अगर अपने पास कम विभव है, क्या है, विभव की वैल्यू, अगर अपने पास जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अपना, अगर उसकी वैल्यू कम है, तो उसके बाद भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से हो सकता है। क्लियर है कहानी, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ। क्या हुआ कि एक फिलामेंट टाइप होता है, किसका बना हुआ, टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसके अंदर इनबिल्ड है ये फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर है। इस फिलामेंट का संबंध किससे होता है, एक 20 वोल्ट की बैटरी से होता है। क्यों होता है कि, और सॉरी,
हाँ पहले बी वोल्ट की बैटरी से क्यों होता है इसको देख लो पहले, कि जिससे क्या होगा ये इसको ताप दे सके और इलेक्ट्रॉन क्या कर सके आसानी से या तेजी जैसे ताप का मान बढ़े उत्सर्जित हो सके। फिलामेंट है किस, ये जो टंगस्टन का बना हुआ है किसका लेप करते हैं, इसमें बिस्मथ का लेप करते हैं। कारण क्यों करते हैं, देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करते हैं, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे एक एक नंबर के सवाल अधिकतर। तो फिलामेंट टाइप पर इसका बिस्मथ का लेप क्यों करते हैं, जिसके कारण कम विभव पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित हो सके। ये पोर्शन क्लियर। अब हम आगे चले, जैसे आगे चले अपने पास क्या आ गया, ये दो लाइनें रखी हुई हैं S1 और S2 जिसको हमने नाम दे दिया, और ये होता है हमारे एनोड। क्या होता है बच्चा लोग, ये एनोड। अब भाई एनोड का यूज में क्यों लिया, इसके आगे हमने फिलामेंट के आगे दो एनोड क्यों रखी हुई है, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, समझना बात, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकला बी वोल्ट की बैटरी से त्वरित होकर स्पीड, ये चलता गया चलता जा रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये एनोड से आकर टकराएगा। अब ये एनोड से आकर क्यों टकराता है, एनोड क्यों रख रखी है हमने दो S1 S2, क्यों, क्योंकि ये एनोड क्या करती है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। अब इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्या होगा इससे, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करती है तो इलेक्ट्रॉन अधिक स्पीड से जाएगा जहां भी इसको अपन भेज रहे हैं, पता नहीं है कहां भेज रहे हैं अभी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला एनोड से, और एनोड से निकल कर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पीड से आगे की तरफ निकल जाएगा। एनोड का काम समझ में आया, या सिंपल ऐसा समझो, एनोड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। अब जो भी पार्टिकल आ रहा है, अब गतिज ऊर्जा में सॉरी वेग में वृद्धि कर देती है, और वेग में वृद्धि होने से क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो, वेग बढ़ा, तीव्रता बढ़ी, और उससे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपनी, हाफ ऑफ mv²। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, नहीं होगी, एनोड से निकलने के बाद। तो ये आपका पहला पोर्शन हुआ इलेक्ट्रॉन गन, कंप्लीट है। इस कहानी में कोई दिक्कत है, फिर से एक बार ब्रीफ ले लेते हैं अपन कि एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हीटेड फिलामेंट रखा होता है, जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका लेप होता है, Ba बिस्मथ का लेप होता है। क्यों करते हैं बिस्मथ का लेप, कि जिससे कम विभव पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित हो सके। फिलामेंट टाइप का संबंध एक वोल्ट बी वोल्ट की बैटरी से होता है, कारण जिससे ताप का मान क्या कर सके, हम बढ़ा सके। सिंपल है। इस फिलामेंट के आगे दो एनोड लगे होते हैं, S1 और S2। एनोड क्यों लग रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या कर देते हैं, तीव्रता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है और उसकी गतिज ऊर्जा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। बताइए ये पहला पोर्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तब अपन दूसरे पोर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कौन सा है अपना दूसरा पोर्शन, निकल क्रिस्टल। बताओ इसमें कोई समस्या, एक बार फिर से एक वो ढंग से अपने मन में रिवाइज करो, तब जाके अपन दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, ये पहला हो गया। अब अपन देखेंगे आगे की बात, जब तक इसको देखो आप। तो अब दूसरी चीज अपन देखते हैं, अपनी दूसरी चीज अपन देखते हैं। क्या है दूसरी चीज, निकल क्रिस्टल। दूसरा वाला पोर्शन अपना निकल टारगेट। अब ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन आगे तेरा यहां तक एनोड तक निकला, अब यहां तक आगे ले। अब इलेक्ट्रॉन यहां तक आके क्या हुआ, इस निकिल टारगेट निकिल क्रिस्टल पर आकर क्या हो रहा है, ये टकराता है। यानी एक तरह से क्या करे, ये निकिल क्रिस्टल है और यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर इस पर क्या हो गया, टकरा गया। ऐसा याद रखो, ठीक है ना। निकिल क्रिस्टल पर आकर क्या होता है, आपतित होता है, टकराता है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना कि निकल क्रिस्टल पर जैसे आकर ये आपतित होगा, यहां से ये किसी एक विशेष कोण थीटा पर आकर क्या होगा, विवर्तित क्या होगा, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि विवर्तित होकर नीचे चला जाएगा। लिखा हुआ है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। अब ये विवर्तित कैसे क्या हो रहा है, यानी अपन यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन आकर टकराया किससे, निकिल टारगेट से, और ये आकर क्या हुआ भाई साहब, थीटा कोण के विशेष थीटा कोण पर आकर। अब इस थीटा की अपन बात करेंगे, जब ये रिजल्ट क्या था, कितने थीटा पर गए, अपन इसको समझने के बाद बात करेंगे कि पूरा रिजल्ट क्या था इसका। तो अभी थीटा समझो आप, थीटा की एक अलग कहानी है, पूरी इसको समझेंगे अपन इसके बाद। तो एक थीटा कोण पर आकर क्या हुआ, आपतित हुआ, और आपतित होने के बाद यहां से विवर्तित हो, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि जो अपना ये निकिल टारगेट है, जो अपना निकिल क्रिस्टल है, एक तरह से किसकी भांति कार्य कर रहा है, ये विवर्तक, यानी कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्टेड की बात क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। यहां से क्या होगा, इसका डिफ्रैक्शन हो जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किस पर, एक विशेष थीटा एंगल पर, यहां से इसका क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाता है। अब देखो थोड़ी सी अपन निकिल क्रिस्टल की बात करते हैं कि जो ये निकिल क्रिस्टल है अपन का, तो निकिल क्रिस्टल के अंदर बच्चों क्या होता है, जो परमाणु के बीच की दूरी होती है, न्यूनतम परमाणुओं के बीच की दूरी, नहीं दिख रहा क्या, यहां लिख देता हूं मैं, न्यूनतम निकिल क्रिस्टल में
जो अपना निकल टारगेट है, इस निकल टारगेट में न्यूनतम यानी कि मिनिमम परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, याद रखना 0.91 एंगस्ट्रॉम। किसके? परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। और जो मैक्सिमम दूरी होती है वो कितनी होती है? 2.15 एंगस्ट्रॉम। किसमें है ये सब? निकल टारगेट के अंदर ये जो परमाणु है इसमें ये इन परमाणु के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 0.91 एंगस्ट्रॉम। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 2.15 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सी बात है। अब देखो आप लोग कहेंगे सर ये क्यों बात कर रहे हैं हम? देखो अपन डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से विवर्तित होगा, डिफ्रैक्ट होगा। अब अपन को मालूम है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन के लिए जो आवश्यक शर्त होती है कितनी होती है कि परमाणु के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2.15 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होती है? विवर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त होती है। यानी कि वी कैन से इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो अपने जो निकल टारगेट है, जो अपना निकल क्रिस्टल है, एक तरह से क्या कर रहा है? ये विवर्तक की भांति व्यवहार करता है। विवर्तक की भांति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो निकल क्रिस्टल समझ में आया। फिर से देखेंगे क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन चला, निकल क्रिस्टल पर जाकर आपतित हुआ, टकराया, एक तरह से कुछ भी कह लो, तो वहां से वो एक विशेष थीटा कोण पर विवर्तित होगा। यानी कि वहां पर उसका विशेष थीटा कोण पर क्या होगा? उसका विवर्तन होगा। और जैसे उसका विवर्तन होगा वो विवर्तित होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है। जरूरी नहीं है ये इधर ही जाए। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। कहां से? निकल क्रिस्टल से। अब इसके बाद की आगे कहानी देखेंगे। पहले इसको देखो, थीटा कोण पर विवर्तित हो गया। और जो निकल क्रिस्टल है उसके अंदर अपन जो मैक्सिमम एटम्स, जो अपने एटम होंगे, मैक्सिमम जो एटम है, एटम के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी है? 2.15 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम डिस्टेंस है, याद रखना है इसको। और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। किसमें? एटम में। आइटम नहीं, एटम में। आइटम नहीं होता, एटम मींस परमाणु। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे, अपना आयनाइजेशन चेंबर यानी कि आयनन कक्ष के बारे में हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले। तो आयनन कक्ष है। अब देखो यहां से डिफ्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है वो क्या करेगा? अब यहां से कहां से? निकल क्रिस्टल से विवर्तित होकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ क्या? अपना आयनाइजेशन चैम्बर यानी कि आयनन कक्ष। अब देखो इस जो आयनन कक्ष है, इस आयनन कक्ष का जो संबंध है अपन ने किससे कर रखा है? इस आयनन गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या कर रखा है अपन ने? इसको जोड़ा हुआ है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? गैल्वेनोमीटर क्या करेगा भाई साहब? ये इसकी तीव्रता को कैलकुलेट करने का क्या करता है? काम करता है। तीव्रता को गैल्वेनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अब ये जो आयनन कक्ष है भाई साहब, कक्ष यानी कमरा है, तो क्या होगा? इसके अंदर CO2 और SO2, क्या? CO2 और SO2 गैस भरी होती है। अब कारण है कि क्यों भरी होती है भाई साहब? जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन बीम, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जब आयनाइजेशन चैम्बर आयनन कक्ष में आएगा तो इसमें जो CO2 SO2 भरी होगी, CO2 SO2 इसलिए भरती है कि जब ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है, विवर्तित होता हुआ आ रहा है, तो इस चैम्बर में जब गैल्वेनोमीटर लग रहा है तो ये क्या करेगा? इस गैस के कारण अपन को ये उपयोग होता है इस गैस का कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा इनकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को आसानी से क्या कर लिया जाता है? कैलकुलेट कर लिया जाता है। गैल्वेनोमीटर लग रहा है, मीटर स्केल है इसके पास, तो ये क्या करेगा? इस तीव्रगामी जो इलेक्ट्रॉन आया हमारा, उस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को क्या कर सकते हैं? इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसकी तीव्रता को माप लिया जाता है। ठीक है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं कि जब ये जो अपना आयनाइजेशन चैम्बर है गोल क्यों बनाया है? इसको वृत्ताकार पैमाने पर लेते हैं। कारण क्या है? जैसे वृत्ताकार पैमाने पर लूंगा तो देखो ये इसको मैं यूं घुमा सकता हूं, ऊपर भी नीचे भी ले सकता हूं, यानी इसको विभिन्न टाइप के कोणों पर आसानी से क्या कर सकते हैं? घुमाया जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुई ये बातें बताओ? इसमें कोई समस्या है? ये तीसरा हुआ आपका कौन सा? आयनाइजेशन चैम्बर। क्लियर है? तो पहला था अपना इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा था अपना क्या? निकल टारगेट, और तीसरा है अपना आयनाइजेशन चैम्बर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये सारी बातें? अब देखो फिर से एक ब्रीफ ले लेते हैं अपन इसको, यानी कि अपन कहें एक तरह से इसकी
वर्किंग कि इसकी वर्किंग क्या होती है। वर्किंग के रूप में इसको फिर से पूरे को देख लेते हैं कि साहब क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन गन होता है कि इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट एफ जो कि टंगस्टन की बनी हुई है, जिस पर बिस्मिथ का लेप हो रहा है, वो कनेक्ट होती है बी वोल्ट की बैटरी से। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ब्रीफ में पूरा। इलेक्ट्रॉन बी वोल्ट की बैटरी से उसका संबंध होता है और वहां इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है उत्सर्जित होकर आता है तो एनोड दो लगी होती है, वो एनोड उनकी क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन के क्या करती है, वेग को बढ़ा देती है। क्यों? जिससे वो कम विभव पर भी आगे बढ़ सके और उसके अधिक तीव्रता के साथ आगे जाए, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में विभव के वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद ये निकिल क्रिस्टल लगा हुआ, निकिल टारगेट है। वो इलेक्ट्रॉन जो अपना है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन वो किसी विशेष कोण थीटा पर आकर यहाँ पर आपतित होगा और वहां से वो सीधा विवर्तित डिफ्रैक्ट होकर सीधा कहाँ आएगा, आयनन कक्ष में आएगा। आयनन कक्ष में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, इसका गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जिसके कारण जिससे क्या किया जाता है, इसकी तीव्रता को आसानी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब बताओ भाई लोग, सिंपल है कि नहीं है? पूरे डाउट क्लियर हुए? एक एक क्वेश्चन जो भी इसमें बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। साथ के साथ जो जो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे वीडियो को पॉज करके उनको आसानी से देखना क्या क्वेश्चन है और उनका रीजन भी मैंने आपको बताया है, उनका रीजन भी लेना और उससे उसके क्या निकालना, आप आंसर निकालना। क्लियर है कहानी के नहीं है? कहीं समस्या हो तो बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत है इसमें? अब ये बात हो गई तो देखो एक्सपेरिमेंट क्यों किया, वाई आंसर मिल गया, कैसे किया आंसर मिल गया। अब बात करते हैं रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट क्या मिला अपन ने, कि इन्होंने इतनी जो मेहनत करी इस मेहनत का क्या रिजल्ट निकला। उस रिजल्ट को देखने के लिए अपन आगे की इसकी बात करते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात कर रहे हैं इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट क्या मिला। अब देखो रिजल्ट के बारे में क्या बात है कि अपन ने देखा था उसने एक बी वोल्ट की बैटरी को क्या किया था, आरोपित किया था, उसमें फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया था। तो इसने क्या किया डेविसन जर्मन ने कि भाई साहब इन्होंने ये देखा कि अलग अलग वोल्टेज अप्लाई किए कि पहले ले लिया मैंने 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10, 15, 20, 30, 45, 50 ऐसे अलग अलग वोल्टेज लेते गए। और जब वहां पर वो निकिल क्रिस्टल पर डिफ्रैक्ट हो रहा था, पता है ना, विवर्तित हो रहा था, तो वहां एक विशेष थीटा कोण था। अब वहां एंगल भी देगा कि एंगल कितना प्राप्त हो रहा है हमें, कि इतने वोल्टेज पर इतना एंगल, कि मान लेते हैं 5 वोल्टेज पर 10 डिग्री मिला, 20 वोल्टेज पर इतने डिग्री मिला, 40 डिग्री पर 45 डिग्री मिला। अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके अलग अलग एंगल प्राप्त किए और हर टाइम उन्होंने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन की तीव्रता को कैलकुलेट किया। तो ऐसे करते गए तो उन्हें एक फाइनल रिजल्ट मिला कि उन्होंने जब क्या किया बैटरी पर वोल्ट, ये देखो एक साथ में हम ग्राफ भी बना रहे हैं हम साथ में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया उस 20 वोल्ट की बैटरी पे जब 54 वोल्ट क्या क्या उन्होंने बढ़ाते गए वोल्टेज को, जब और एंगल देखते गए, तो उन्होंने जब B = 54 वोल्ट यानी कि 54 वोल्ट अप्लाई किया और वहां पर देखा कि जब वो इलेक्ट्रॉन जाकर निकिल क्रिस्टल से टकराया और वहां से डिफ्रैक्ट होकर वापस आया, तो वहां देखा एंगल था थीटा बराबर 50 डिग्री। कितना था? 50 डिग्री। तो इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि जो उस इलेक्ट्रॉन, जो तीव्रगामी जो इलेक्ट्रॉन था, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा क्या हुई, प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि एक फाइनल रिजल्ट निकाल के दे दिया कि जब वोल्टेज अपन 54 वोल्ट पर लेकर चलेंगे, B = 54 वोल्ट लेंगे, तो उस कंडीशन में जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है वो उसको थीटा कितना मिलेगा, उसकी 50 डिग्री पर वो अगर विवर्तित होकर आएगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का मान सबसे अधिक प्राप्त हुआ और ये सबसे बेस्ट रिजल्ट था। तो उसने क्या किया फिर, इस वोल्टेज, कितना वोल्टेज था, 54 वोल्टेज और जो इसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता है, उसके बीच में उन्होंने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो चलते गए और वो वोल्टेज की वैल्यू क्या कर रहे हैं, देखो हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो मुझे एक थीटा एंगल मिला, कितना, सॉरी, एक थीटा एंगल मिला मुझे 50 डिग्री। इस 50 डिग्री के एंगल पर कितना मिला है मुझे, 50 डिग्री। इस 50 डिग्री के एंगल पर मुझे जो हमारा जो पुंज था, जो इलेक्ट्रॉन था, उसकी तीव्रता क्या हुई, मैक्सिमम प्राप्त हुई। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए, एंगल की वैल्यू को भी नोट करते गए। तो ये हमारा क्या हो गया,
ग्राफ हो गया वोल्टेज में और उसकी इंटेंसिटी के अंदर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। जैसे कि अपन ग्राफ में क्या कर रहे हैं बेटाओ, ग्राफ में आपको एक ऊपर एक चीज दिख रही होगी, एक शीर्ष यानी कि पीक बनता हुआ दिख रहा है अपन को, ये जो कि क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विवर्तित हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को क्या करता है भाई साहब, शो करता है। कोई दिक्कत है इसमें, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये बेटाओ अपना क्या हो गया, डिविजन जर्मन का एक्सपेरिमेंट हुआ पूरा, और इसमें कहीं किसी को कोई समस्या है तो मैं आशा करता हूं कि आपकी सारी समस्याएं इसके अंदर खत्म हो गई होंगी। सिंपल है, ठीक है। अब अपने एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, जो अपने नेक्स्ट टॉपिक बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। एक हाइजेनबर्ग करके एक साइंटिस्ट हुए थे, अपन उनके एक छोटा सा एक नियम है, उस नियम की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए अनिश्चितता का, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, अपन देख रहे हैं क्या, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो देखो बच्चा लोग, क्या होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो कुछ नहीं है, सिंपल से दो शब्दों को समझो। एक तो समझो किसी कण का विस्थापन, और एक समझो किसी कण का संवेग। इसको ऐसे समझो। तो देखो किसी कण की विस्थापन में अनिश्चितता, यानी कि ऐसे समझो उस कण के विस्थापन में चेंज यानी कि परिवर्तन, तो उसको मैं शो करूं डेल्टा एक्स से। और सेम चीज संवेग के साथ अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता यानी कि उसमें परिवर्तन, उसको शो कर रहा हूं डेल्टा पी से। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, उन्होंने ये बताया किसी कण की विस्थापन में अनिश्चितता यानी कि कौन, डेल्टा एक्स, और उसके संवेग में अनिश्चितता यानी कि डेल्टा पी को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। मुझे पता है ये बात, सिंपल सी बात है। आप एक ही हाथ से लिख रहे हो और दूसरे हाथ से भी, ऐसा मत कहना सर मैं लिख सकता हूं, बहुत रियर केस है, लेकिन नहीं कर सकते अपन। एक हाथ से भी लिख रहे हो और एक हाथ, दो चीज एक साथ नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही चीज बताई कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता परिवर्तन और किसी कण के संवेग में अनिश्चितता यानी कि परिवर्तन को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके मानों को एक साथ ज्ञात तो नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन एक क्या कह सकते हो आप, इक्वेशन को बना दिया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई 1/2 के साथ, या फिर इसको अपन ये भी कह सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये दोनों ही बातें कह सकते हैं, ये आपने पढ़ी होगी, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी होगी आपने। तो ये हाइजेनबर्ग की क्या भाई लोग, अनिश्चितता का सिद्धांत है। क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये हाइजेनबर्ग ने कहा। अब देखो अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करूं, देखो एच क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है या नहीं है, 2 पाई क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है कि नहीं है। तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना इधर ध्यान से, कि इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं अपन कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और इसको पूरी वैल्यू को मैं कह रहा हूं एच बार, इस पूरी वैल्यू को मैं ये कह दूं एच बार बाई 2, ठीक है ना, ये कह सकता हूं। और एच बार बाई 2 कह सकते नहीं कह सकते इस चीज को, ठीक है। देखो इसको, तो एच बार बाई 2 कह सकते नहीं कह सकते। अब अपन ने ऐसा क्यों किया, तो देखो अपने पास क्या है, एच की वैल्यू है कि नहीं है, 2 पाई की वैल्यू है कि नहीं, इन दोनों को कैलकुलेट करके अपन ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते। अब जैसे कि हम कहें अपनी एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये एच की वैल्यू आ सकती है। अब देखो इसमें 2 और पाई है, 2 और पाई अपने पास फाइंड वैल्यू है। अब इस 2 पाई को भी तो अपन सोल्व करके एच में भाग देते हैं, तो एच बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.054 इंटू 10⁻34। सिंपल सी बात है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास एच बार की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से क्या किया, हाइजेनबर्ग ने अपना एक नियम दिया और उस नियम के अनुसार ये बातों को इसने बताया कि संवेग और कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है उसको एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सिंपल है कि नहीं है। अब देखो एक चीज और कि अपन को क्या करना है, अब इसमें कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को अपन देख लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं।
जिनकी भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है हमारा हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये यूं कहता है कि किसी भी वस्तु का जो विस्थापन है, किसी भी वस्तु का विस्थापन और जो संवेग है वो क्या होना चाहिए भाई साहब, एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए, तब जाके वो कैलकुलेट होगा, वरना कैलकुलेट नहीं होगा। कौन कौन? संवेग और जो विस्थापन है एक ही दिशा में होना चाहिए। सिंपल है। अब दूसरी चीज इसने क्या बताया कि जो परमाणविक नाविक होते हैं, जो अपने परमाणु नाविक जो होते हैं, समझना बात कोई अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु नाविक जो होते हैं, जो उनकी त्रिज्या जो होती है, कितनी होती है उनकी त्रिज्या? 5 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि अपन कह सकते हैं 5 फेरड। किसकी? परमाणवीय नाविकों की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 5 फेरड की कोटि की होती है। फेरड 5 × 10⁻15 मीटर। कह सकते हो नहीं कह सकते इसको कि स्मॉल r बराबर कितनी है? इतनी परमाणु नाविकों की त्रिज्या होती है। सिंपल सी बात है। अब इसने एक चीज और बताई। क्या बताई बच्चा लोग? एक EMW के बारे में और इसने बात करी। अब EMW यानी कि क्या होती है अपन को पता है क्या होता है EMW? अपना विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बारे में उसने क्या कहा कि प्रत्येक कण को एक तरंग पैकेट से निरूपित किया जा सकता है, और मतलब जो एक कण है, अपन जानते हैं ना कण रूप कण, पार्टिकल जो थे उसको एक प्रत्येक तरंग रूप से शो किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो तरंग रूप है ये क्या होता है? EMW नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बल्कि ये किस पर काम करेंगे? प्रायिकता के सिद्धांत पर। लास्ट क्लास में अपन ने देखी थी ये चीज, याद होता आपको कि EMW और द्रव्य तरंगों के मध्य अंतर, वही वाली बात है। ये सिंपल है। तो देखो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कंप्लीट हुआ अपना, और डेविसन जर्मन में कहीं समस्या आई आप लोगों को? नहीं आई। तो ठीक है, अब ये 2 चीजें हैं, इसको पढ़िए। अब इस चैप्टर के अंदर अपना एक लेक्चर और बच रहा है, उस लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा अपना इस चैप्टर का, और अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब तक के जो अपने 2-3 लेक्चर इस चैप्टर के ऊपर आए, उन चैप्टर को पढ़ो, उन वीडियोज को देखो, और इस वीडियो को देखने पहले उन दोनों वीडियो को अवश्य देखना, फोटोइलेक्ट्रिक फैक्ट्री, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की। ये अपना चैप्टर कंप्लीट है। एक लेक्चर और बच रहा है, उस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे? आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टीन की लाइट इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन रहेंगी, उसके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है ना? तब तक के लिए टेक केयर, आराम से रहो, मस्त रहो एकदम, और कहीं समस्या आए तो हमको बताइए। ठीक है बच्चा लोग? ओके भाई।